नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सैनी आप सभी का डीएम कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था प्रकाश के ऊपर हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन किया। इसके अलावा प्रकाश के विभिन्न प्रॉपर्टीज या गुणों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। इसी के साथ ही हमने अपवर्तन की परिभाषा, अपवर्तन के नियम के बारे में भी अध्ययन पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। आज अपने बात करेंगे अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं या परिघटनाएं। ठीक है, किससे संबंधित परिघटनाएं हैं ये? अपवर्तन से संबंधित परिघटनाएं, जिसके अंदर पहले अपने बात करते हैं कि पानी से भरे पात्र के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखना। सेकंड अपने बात करते हैं पानी में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखना। और तीसरी परिघटना के बारे में अपने बात करते हैं कि पानी में रखी छड़ या पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना या दिखाई देना। तो पहले अपने इन तीन परिघटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे की परिघटनाओं के बारे में भी अपने पढ़ेंगे। तो पहली परिघटना अपनी है कि पानी में से भरे हुए पात्र का पेंदा जो है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे अपने बात करते हैं, हमने 2 गिलास लिए हैं। कितने गिलास हैं? 2 गिलास। अब 2 में से दोनों जो है वो समान साइज के हैं। मैं लिख देता हूं, दोनों गिलास कैसे हैं? समान साइज के। अब एक गिलास तो खाली है, उसमें तो कुछ भी नहीं भरा हुआ है, जबकि दूसरे गिलास में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। अब दोनों गिलास को जब अपने ऊपर से देखते हैं, जो खाली गिलास होता है वो अपने को ज्यादा गहरा दिखाई देता है, जबकि जो भरा हुआ गिलास है वो अपने को उथला हुआ, यानी इसका पेंदा जो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी इसकी गहराई कम दिखाई देती है, जिसका कारण क्या होता है? अपने अपवर्तन। अब ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी अपने चर्चा कर लेते हैं कि पानी से भरे हुए गिलास या पानी से भरे हुए पात्र का पेंदा जो है वो ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है। तो इसको समझने के लिए अपने ये डायग्राम काम में ले लेते हैं। माना ये कोई एक पात्र है जिसके अंदर अपने कोई पानी भरा हुआ है। यहाँ मैं भर देता हूं पानी। ये पानी से भरा हुआ अपना कोई पात्र है। अब अपने ये देखते हैं, ये अपना जो पानी का पेंदा है, यहाँ से अपने ये मान लेते हैं 2 प्रकाश किरणें जो है वो गुजर रही है। एक प्रकाश किरण इस साइड जा रही है, एक इधर जा रही है। अब हमें पता है कि ये प्रकाश किरणें जो है, यहाँ पर तो अपना पानी है, पानी यानी कैसा माध्यम हुआ? सघन माध्यम। और ऊपर जो है ये पानी की सतह है, इससे ऊपर अपने देखें तो वायु है, यानी कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। मैं ये मान लेता हूं ये अपना अभिलंब है, तो अभिलंब से दूर हटेगी तो ये थोड़ी सी यूं मुड़ जाएगी। इसी तरीके से इस किरण की बात करता हूं, ये अपना अभिलंब है, ये सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, थोड़ा सा इस साइड मुड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हमने अपवर्तन नाम दिया था। अब ये जो दोनों किरणें हैं ये आगे तो कहीं मिलने वाली है नहीं, और पीछे बढ़ाने पर ये दोनों अपने को यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, जिस कारण से अपने को ये लगता है कि पात्र का पेंदा जो है वो यहाँ न होकर यहाँ पर है। मैं लिख देता हूँ, इसको ओ नाम देता हूँ, इसको नाम देता हूँ ओ डेश। तो पात्र का पेंदा जो है वो रियल में तो ओ पर है, लेकिन अपने को दिखाई कहाँ देता है? ओ डेश पर, यानी पात्र का पेंदा जो वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये अपने हो जाता है पानी से भरे हुए पात्र के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। वापस से देखना, ये पात्र का पेंदा है, इससे 2 किरणें हैं। अब ये 2 किरणें जैसे ही पानी से किस में जाएगी? वायु में, यानी सघन से विरल में जाएगी। तो ये अपना अभिलंब है, जानी तो इधर चाहिए थी, अभिलंब से दूर हटेगी यानी इस साइड मुड़ गई। ये जानी इधर चाहिए थी, अभिलंब से दूर हटेगी, इस साइड मुड़ गई। ठीक है, ये दोनों जो मुड़ी हुई किरणें हैं, पीछे बढ़ाने पर ये ओ डेश पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इस कारण ओ का प्रतिबिंब जो है वो ओ डेश पर बनता है, या फिर यूं लिख सकते हैं, ये जो अपना ओ जो है यानी जो पानी का तल है, ये अपने को ओ डेश यानी कि ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये अपने हो जाती है पहली घटना, जो कि किस पर आधारित है? अपवर्तन के ऊपर। अब सेम इसी तरीके से अपने दूसरी घटना के बारे में चर्चा करते हैं।
आपको ये ध्यान रखना है, इन तीनों घटनाओं को मैंने साथ में इसीलिए लिखा है क्योंकि ये तीनों घटनाओं को समझाने का तरीका एक ही है। ठीक है ना, तीनों जो घटनाएं वो एक ही टाइप से अपने समझ लेंगे। तो दूसरी अपने क्या है, पानी में रखे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तो इस बार अपने को क्या करना है, इस तल की जगह मैं कोई सिक्का मान लेता हूं, यहाँ कोई सिक्का है। तो जिस टाइप से ये तल जो है वो अपने को ओ पर था लेकिन रियल में ओ डेस पर दिख रहा है, वैसे ही सिक्का अपना ओ पर है, रियल में कहां दिखेगा, ओ डेस पर। यानी सेम जो चीजें हमने पीछे वाले में पढ़ी है वो की वो सेम यहाँ पर काम में लेनी है। यानी सिक्के से ये दो किरणें जा रही है, पानी से वायु अर्थात सघन से विरल में आ रही है तो विलंब से दूर हटेगी, पीछे बढ़ाने पर ओडेस पर आती हुई प्रतीत होती है। अतः सिक्का जो कि अपना ओ पर रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अपना ओडेस पर बनता है। तो इस टाइप से पानी में रखा हुआ सिक्का क्या है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अब तीसरी परिघटना के बारे में अपने चर्चा करते हैं। तीसरी परिघटना अपने क्या है कि पानी में रखी हुई कोई पेंसिल या कोई छड़ है वो अपने को मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए भी अपने यही चीज काम में ले लेते हैं। मैं यहां से सिक्के को तो मिटा देता हूं, यहां पर ये मान लेता हूं यहां पर कोई छड़ रखी हुई है, ये अपनी कोई छड़ है, ये मान लेता हूं अपनी कोई एक छड़ रखी हुई है। ठीक है, अब सेम वही काम, इस छड़ का ये जो किनारा है इससे दो किरणें जा रही है, जाकर पीछे मुड़ रही है, इस कारण छड़ का ये जो हिस्सा है नीचे वाला हिस्सा रियल में तो यहाँ पर है, दिखेगा कहाँ पे, यहाँ पे। इस वजह से अपने को छड़ क्या है, यूं दिखाई देती है, इस टाइप से यूं मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये अपनी हो जाती है तीसरी परिघटना। यानी ये जो छड़ थी यहां तक सीधी जाकर के यूं मुड़ जाती है या मुड़ी हुई अपने को प्रतीत होती है, जबकि रियल में कैसी है, ये सीधी है। तो ये भी अपने किस पर आधारित है, सेम इसी के ऊपर ही। तो इस टाइप से ये तीनों परिघटनाएं अपने एक साथ पढ़ लेते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं शेष दो और परिघटनाओं के ऊपर जो कि अपवर्तन से जुड़ी हुई है। 4 नंबर अपने देखते हैं तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, टिमटिमाना लिख देता हूं मैं। और 5 नंबर अपने देखते हैं कि सूर्य का सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व व सूर्यास्त के बाद तक दिखना, बाद तक दिखना। तो ये अपने दो परिघटनाएं और अपने आ जाती है जो भी अपने किससे जुड़ी हुई है, अपवर्तन से जुड़ी हुई ही परिघटनाएं हैं। नंबर 1 अपने पढ़ा कि तारों का टिमटिमाना, कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। रात में हम देखते हैं तारे जो है वो यूं टिमटिमाते हुए दिखते हैं अपने को, रियल में ऐसा थोड़ी है कि तारे जो है वो जल बुझ रहे हैं। तारे जो है वो तो एक तरीके से मतलब जलता हुआ पिंड है, बार बार बुझ नहीं रहे हैं, जल नहीं रहे हैं, फिर भी अपने को वो क्या है, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो वो किस कारण होता है, अपवर्तन के कारण। कैसे होता है इसके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही अपने ये देखते हैं सूर्य जो है वो अपना सूर्योदय से पूर्व है, सुबह जब सूर्योदय होता है उससे पहले ही दिखने लग जाता है और सूर्यास्त के बाद तक दिखता है। तो इसके पीछे भी क्या कारण है, अपवर्तन। और ये दोनों कैसे होते हैं इसके बारे में अभी अपने चर्चा करते हैं। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए आपको ये देखना है, ये मान लिया ये अपनी एक पृथ्वी है, ये क्या है अपने पृथ्वी। ठीक है, अब इस पृथ्वी के चारों ओर जो है वायुमंडल की बहुत सारी परतें अपने पड़ते हैं। ये वायुमंडल की क्या है, बहुत सारी परतें हैं। ठीक है, अब यहां मान लेता हूं मैं अपना सूर्य है, यहां क्या है, अपना सूर्य है। तो आपको ये देखना है कि सूर्य की गर्मी की वजह से जो पृथ्वी से जो वायुमंडल या परत सबसे दूर है, जो सबसे दूरी पर है, वो तो अपनी सबसे अधिक गर्म होगी और जैसे जैसे नजदीक चलेंगे गर्मी कम होती जाएगी, अंदर वाली कैसी हो जाएगी, सबसे अधिक ठंडी हो जाएगी। इतनी बात आई समझ में कि जो सबसे दूर होगी, पृथ्वी से सबसे दूर यानी सूरज के सबसे नजदीक जो परत होगी वो गर्म होगी, और जैसे जैसे अंदर की ओर चलते हैं गर्मी कम होती जाएगी, यानी वायुमंडल या वायु की परतें जो है वो ठंडी होती जाएगी। कैसी होती जाएगी, ठंडी। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो भी वस्तु जितनी गर्म होती है वो उतनी ही हल्की, या यूं कह सकता हूं उतनी ही विरल होती है। मतलब वो एक विरल माध्यम की तरह काम करती है।
और जो अपना ठंडी जो परत होती है वो अपने भारी होती है, यानी सघन माध्यम की तरह व्यवहार करती है। मतलब किसी भी चीज को अपने गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो फैलती है, फैलने से उसका आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ने के कारण वो कैसी हो जाती है, हल्की हो जाती है, क्योंकि आयतन बढ़ गया है, जो उसका द्रव्यमान है वो उतना ही रहा है, आयतन बढ़ गया है तो उस कंडीशन में उसका घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। इसी तरीके से जो ठंडी होती है वो कैसी हो जाती है, अपने सघन हो जाती है। ठीक है, इसको समझने के लिए अपने यूं भी कह सकते हैं कि अपने जब घर बनाते हैं तो खिड़कियां नीचे रखी जाती है जबकि रोशनदान ऊपर रखा जाता है। रोशनदान का काम क्या होता है, गर्म हवाओं को बाहर भेजना, और खिड़की का काम होता है ठंडी हवाओं को अंदर आने देना। अब हमें पता है ठंडी होगी वो थोड़ी नीचे रहेगी, यानी खिड़कियां अपने नीचे रखते हैं, जबकि जो हवा गर्म होगी वो हल्की होने के कारण ऊपर चली जाएगी, इसलिए रोशनदान ऊपर रखा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो बाहर वाली परतें हैं ये किसकी तरह काम करती है, विरल माध्यम की तरह, और अंदर वाली परतें किसकी तरह काम करती है, सघन माध्यम की तरह। और इन सघन और विरल के कारण अपने ये कह सकते हैं ये जो वायुमंडल के विभिन्न परतें हैं वो विभिन्न माध्यमों की तरह व्यवहार करती है। किसकी तरह व्यवहार करती है, विभिन्न माध्यमों की तरह, यानी अलग अलग माध्यमों की तरह व्यवहार करती है। अब कोई जो तारा है उससे आने वाला जो प्रकाश है वो जब पृथ्वी तक पहुंचेगा, वो जब क्या होगा, पृथ्वी तक पहुंचेगा, तो उस बीच में वायुमंडल की ये जो विभिन्न परतें हैं इसके द्वारा इसका बार बार अपवर्तन होगा, यानी ये प्रकाश बार बार मुड़ते हुए आएगा। प्रकाश का क्या हो रहा है, बार बार अपवर्तन हो रहा है, और बार बार अपवर्तन होने की वजह से ही ये अपने को टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, वापस से सुनना, जो तारे से चलने वाला प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो रास्ते में जितनी भी वायुमंडल की परतें हैं वो भिन्न भिन्न माध्यम की तरह व्यवहार करती है। इस कारण क्या होता है, इस प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता रहता है, और इस बार बार अपवर्तन होने के कारण ही तारे अपने को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये अपनी हो जाती है परिघटना नंबर 4। नेक्स्ट अपने बात करते हैं परिघटना 5 के ऊपर। तो ये भी अपने इसी टाइप से अपने इसको पढ़ेंगे। तो परिघटना 5 भी सेम इसी तरीके से काम करेगी कि ये अपना मान लेते हैं क्षैतिज है, ये अपना क्या है, क्षैतिज है, ये अपनी पृथ्वी है, ये अपना क्षितिज जिसको बोलते हैं क्या है, ये क्षितिज। क्षितिज क्या होता है, क्षितिज अपने कह सकते हैं ऐसी काल्पनिक जगह जहां पर पृथ्वी और आकाश दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसको अपने क्या नाम देते हैं, क्षितिज या होरिजन। अब क्षितिज कहते किसे हैं, जैसे मान लो हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पर खड़े हैं तो उस कंडीशन में अपने जब दूर देखते हैं तो अपने ये लगता है कि पृथ्वी के जो पेड़ पौधे हैं और आकाश के जो बादल है वो दोनों वहां पर मिल रहे होते हैं, तो वो जो होता है, वो जो अपनी डायरेक्शन होती है वो क्या कहलाती है, अपने क्षितिज कहलाती है। अब सूर्य जो सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय का मतलब क्या होता है, सूर्योदय का मतलब होता है सूर्य का क्षितिज से ऊपर उठ जाना, कि सूर्योदय जो है यहां तक आ जाए। अब मैं ये मान लेता हूं, अब आप सभी को पता है कि रियल में क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, लेकिन अपने को दिखता कैसे है, जैसे सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूं इस टाइप से ये सूर्य अपना चल रहा है। ठीक है, अब रियल में सूर्य नहीं चल रहा है, कौन चल रहा है, पृथ्वी चल रही है, लेकिन सूर्य यहाँ है, पृथ्वी इस साइड आ जाएगी तो सूर्य अपने को उधर दिखने लगेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। तो सूर्योदय अपने किसको बोलते हैं, सूर्योदय का मतलब होता है सूर्य का क्षैतिज से ऊपर उठ जाना, और सूर्यास्त का मतलब होता है सूर्य का इस क्षैतिज के नीचे चले जाना। ठीक है, अब हम ये देखते हैं जब सूर्य जो है वो क्षैतिज से ऊपर आया ही नहीं है, अर्थात सूर्योदय हुआ ही नहीं है, उससे पहले ही वो दिखने लग जाता है। कारण वही लिखेंगे कि पृथ्वी के पास वाली परतें हैं वो थोड़ी जो है वो ठंडी है, दूर वाली कैसी हो रही है, गर्म हो रही है, इसलिए पास वाली सघन माध्यम की तरह व्यवहार करती है और दूर वाली जो है वो विरल माध्यम की तरह व्यवहार करती है, जिस कारण सूर्य से चलने वाला प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होने की वजह से मुड़ करके अपने को जो है वो ऊपर यूं दिखाई दे जाता है। ठीक है, इनको एक बार वायुमंडल की परतों को मैं एक बार मिटा देता हूँ ताकि सही समझ में आए आपके। इसको एक बार मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ देखना है ये अपनी पृथ्वी है, ये अपना क्षितिज है, सूर्योदय अगर इसके ऊपर है तब तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो उसको ये सूरज दिखेगा क्योंकि प्रकाश सीधा चलता है। सूर्य जब नीचे है तब भी क्या होता है, अपवर्तन की वजह से ये प्रकाश जो है यूं मुड़ करके
यहाँ पर खड़े व्यक्ति की आंखों पर गिरता है, यानी मुड़ करके यहाँ तक आ जाता है, जिस कारण यहाँ जो व्यक्ति है उसको सूर्य जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। रियल में सूर्य क्या है, क्षैतिज से नीचे है, लेकिन अपवर्तन के कारण किरणें मुड़कर यहाँ पर आ गई है। यहाँ से देखते हैं तो प्रकाश तो हमेशा सीधा दिखाई देता है, तो सूर्य का ये जो सूर्य रियल में सूर्य इसका प्रतिबिंब कहाँ दिखता है, थोड़ा सा ऊपर। इस कारण ही क्या होता है, सूर्य जो सूर्योदय से पहले ही दिखने लग जाता है। ठीक है, यानी क्षैतिज से ऊपर आने से पहले ही दिखने लग जाता है तो नीचे, लेकिन दिखता कहाँ है, ऊपर। किस वजह से, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन क्यों हुआ, क्योंकि माध्यम अलग अलग हो गए। माध्यम अलग अलग क्यों हुए, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण दूर वाली वायु है वो गर्म हो गई, गर्म होने के कारण विरल, और पास वाली जो पृथ्वी के पास में जो वायु है वो ठंडी होने के कारण सघन हो गई। यही सेम जो बात है वो सूर्यास्त के समय होती है। ये मान लेता हूं यहाँ पर सूर्यास्त हो रहा है, अब सूर्य क्या है, यहाँ आ गया, मतलब सूर्यास्त हो चुका है, यानी क्षैतिज से नीचे पहुंच चुका है सूर्य। लेकिन सूर्य से चलने वाली किरणें अपवर्तन के कारण क्या होती है, मुड़ करके यहाँ तक आ जाती है। मुड़ने की वजह से रियल में सूर्य नीचे होने के बाद भी अपने को कहाँ दिखाई देता है, थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। तो इस कंडीशन में सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य अपने को दिखाई देता है। ठीक है, तो ये अपने हो जाती है पांचवी परिघटना। तो ये दोनों परिघटनाएं जो है वो एक ही तरीके से अपने समझा सकते हैं। तो इस टाइप से अपनी ये 5 परिघटनाएं हो जाती है। नेक्स्ट अपने बात कर देंगे छठी परिघटना के ऊपर। छठी परिघटना क्या है कि धुएं, या यूं लिख सकता हूं आग के पास में रखी वस्तुओं का हिलते हुए दिखना, या आग के आर पार लिख देता हूं, आग के आर पार देखने पर, आर पार देखने पर वस्तुओं का हिलते हुए दिखना, वस्तुओं का हिलते हुए दिखना, हिलते हुए दिखना। तो इसमें भी सेम अपने वही बात करेंगे कि बीच में मान लिया आग जल रही है, एक व्यक्ति इधर खड़ा है, दूसरी साइड कोई वस्तुएं खड़ी है। तो व्यक्ति जब उन वस्तुओं को देखता है तो बीच में आग जलने की वजह से वो वस्तुएं उसको कैसी दिखती है, हिलती हुई सी दिखती है। ऐसा भी किसकी वजह से होता है, अपवर्तन के कारण। तो इसमें भी अपने यही जो अपना सिद्धांत है इसी को अपने ध्यान में रखेंगे, या इसी के आधार पर इसकी व्याख्या करेंगे। जैसे मान लिया यहाँ पर मान लेता हूं, यहाँ पर कोई आग जल रही है, ठीक है, ये मान लो मैंने कुछ इस टाइप से कोई एक हवन कुंड टाइप से मैं बना देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मान लिया क्या जल रही है, अपने आग जल रही है। ठीक है, अब एक व्यक्ति जो है वो इस साइड खड़ा है, ये मान लिया ये कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर। ठीक है, ये अपना कोई व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति को यहाँ पर कोई जो चीज रखी हुई है, ठीक है, यहाँ मान लिया कोई पेड़ है। ठीक है, अब ये पेड़ क्या इसको हिलता हुआ सा दिखेगा, क्यों दिखेगा, ये जो आग जल रही है, आग की वजह से ये आग के पास वाली वायु है ये कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। कैसी हो जाती है, गर्म। जबकि दूर की वायु है वो कैसी रहती है, ठंडी रहती है। अब ये गर्म वायु हल्की होने के कारण किधर जाएगी, ऊपर की ओर, और इसकी जगह कौन सी वायु आएगी, ठंडी वायु। इस कारण ये जो हवाएं हैं या वायु जो है उनमें संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है, यानी वायु जो है वो गर्म होकर ऊपर उड़ रही है और उसकी जगह ठंडी हवाएं आ रही है। यानी मैं ये कह सकता हूं यहाँ का जो माध्यम है वो गर्म होने के कारण विरल माध्यम की तरह व्यवहार करता है, जबकि इधर और इधर यानी दूर, जो आग से दूर है वो ठंडा होने के कारण किसकी तरह व्यवहार करता है, सघन माध्यम की तरह। अब यहाँ से कोई किरण जब आएगी तो वो सघन से विरल में जाएगी, विरल से सघन में आएगी, और ये विरल भी क्या है, एक जैसा विरल नहीं है। बार बार संवहन धाराओं के कारण गर्म हवाएं ऊपर जा रही है, ठंडी आ रही है, इसलिए इसका बार बार क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, यानी प्रकाश किरणें बार बार मुड़ रही है। इस कारण ये जब किरणें इस व्यक्ति की आंखों तक आएगी तो इसको ये पेड़ जो है वो हिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन जो पेड़ से आने वाली प्रकाश किरणें उनका क्या हो रहा है, बार बार अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि माध्यम क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गई है। तो इस टाइप से अलग अलग माध्यम होने के कारण प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। क्योंकि अपवर्तन की परिभाषा में हमने यही पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होने के कारण वो अपने पथ से मुड़ जाती है। इस घटना को हमने अपवर्तन नाम दिया था। और यहाँ पर क्या हो रहा है, माध्यम अलग अलग है
क्योंकि दूर की वायु ठंडी है जबकि आग के पास की वायु गर्म है। गर्म होने के कारण ये विरल है, दूर वाली सघन है, यानी माध्यम अलग अलग हो गए। अलग अलग होने के कारण ये प्रकाश किरणों का अपवर्तन होगा, अपवर्तन होने के कारण ये बार बार मुड़ेगी और इस व्यक्ति को ये जो पेड़ है वो हिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये अपने हो जाती है अपवर्तन से जुड़ी हुई कुछ परिघटनाएं। आगे अपने बात करते हैं प्रकाश से जुड़ी हुई एक और अपने घटना के ऊपर, जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब तक हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो परावर्तन हमने पढ़ लिया था, दूसरा हमने पढ़ लिया था अपवर्तन। अब तीसरा अपना जो पॉइंट है वो अपना रहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो परावर्तन से किस प्रकार भिन्न है। तो इसमें अपने ये देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपको ये ध्यान रखना है कि अपवर्तन की सहायता से, किसकी सहायता से, अपवर्तन की सहायता से क्या करवाया जाता है, परावर्तन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, परावर्तन। अपवर्तन की सहायता से क्या करवाया जाता है, परावर्तन करवाया जाता है। इस घटना का नाम क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है, प्रकाश किरणों का मुड़ना। परावर्तन का क्या होता है, टकरा करके वापस उसी माध्यम में चले जाना। तो इस बार अपने क्या करेंगे, वहां हमने परावर्तन में परावर्तक सतह के द्वारा जो है प्रकाश किरणों को वापस उसी माध्यम में भेजा था। यहाँ अपने अपवर्तन की वजह से या अपवर्तन की सहायता से प्रकाश को पुनः उसी माध्यम में भेजेंगे और उसको अपने नाम देंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये कैसे होता है, तो इसके लिए अपने यूं बात करते हैं। अभी हमने समझा था अपवर्तन के बारे में, तो इसके लिए मैं ये तीन यूं बना देता हूँ। यहाँ मान लिया नीचे अपना है सघन माध्यम, नीचे कैसा माध्यम है, सघन, और ऊपर कैसा माध्यम है, विरल। और ये तीन डायग्राम आपको देखने हैं, पहली कंडीशन, सेकंड और थर्ड। मैं ये देखता हूं जब कोई प्रकाश किरण जो है वो सघन से, ये अपना सघन माध्यम थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूं, नीचे वाले ये सघन है, ऊपर वाले जो है वो विरल है। अब ये प्रकाश किरण अगर सघन से विरल में आ रही है, ठीक है ना, ये यहाँ से थी, ये यहाँ सघन से विरल में आ रही है, तो ये अपना क्या है, अभिलंब है। जैसे ये सघन से विरल में आएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपने पथ से विचलित होगी, जानी तो इधर चाहिए थी, लेकिन सघन से विरल में आने पर हमें पता है अभिलंब से दूर हटती है, तो ये थोड़ी सी यूं मुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ तक आके इस साइड यूं मुड़ जाती है। इसको अपने क्या नाम दिया था, अपवर्तन नाम दिया था। सघन से विरल में गई है तो मुड़ गई है। अब आपको ये देखना है, अभी ये अपने इतना मुड़ा हुआ है, मेरे हाथ की तरफ ध्यान देना, ये इतना यूं जो है वो मुड़ी हुई है। अब अगर इधर से मैं इसको ऊपर उठाऊंगा तो ये इधर से यूं नीचे जाएगी। इसको अगर मैं जैसे जैसे ऊपर उठाऊंगा वैसे वैसे ये किरण किस साइड आएगी, नीचे की ओर आएगी। ठीक है, तो मैं ये देखता हूं, इसको अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर उठाता हूं, ठीक है, और ऊपर उठाते उठाते यहाँ था थोड़ा, इस इधर से इसको, इस लाइन को ऊपर उठा रहा हूँ, ऊपर उठाते उठाते ये लाइन नीचे आएगी। आते आते एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें ये लाइन जो है ये आपतित किरण है और परावर्तित किरण जो है अपने दोनों तलों के इसके समांतर हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ये अपना हो जाता है अभिलंब। ठीक है, वापस से देखना, यहाँ पर पहले सघन से विरल में जा रही है, जानी इस साइड चाहिए थी, थोड़ा सा यूं मुड़ गई है। अब अपने इस हिस्से को ऊपर उठा रहे हैं, यानी ये जो आपतन कोण है आई जो है इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, और बढ़ाते बढ़ाते मैंने इतना बढ़ा दिया कि ये जो अपवर्तन कोण आर जो था वो कितना हो गया अपना, 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया है, 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में ये जो कोण आई होता है इसको अपने आई सी बोलते हैं या क्रांतिक कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण, यानी आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री या समकोण हो जाए, तो उसको अपने क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। अब मैं ये कह रहा हूं, इसको अगर मैं और ज्यादा ऊपर उठा दूं, ठीक है, ये अपना अभिलंब है, इस किरण को अगर मैं और ज्यादा ऊपर उठा दूं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये प्रकाश किरण अपवर्तित होकर वापस से किस में आ जाएगी, सघन माध्यम में ही आ जाती है। ठीक है, तो इस घटना को अपने क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये जो थर्ड पॉइंट है वो अपना क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने ये देखा है, यहां पर कोई दर्पण नहीं लगा हुआ। अगर यहां दर्पण लगा होता तो उस कंडीशन में तो हमेशा ही क्या है, टकरा के वापस इसी साइड आती है, और जिसको हमने परावर्तन नाम दिया था। लेकिन इस बार हमने दर्पण नहीं लगाया है, बल्कि अपवर्तन की सहायता से परावर्तन करवाया है। और अपवर्तन की सहायता से जो परावर्तन करवाया जाता है उसी को अपने क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
तो ये कंडीशन कब होगी, जब अपना आपतन कोण आई का मान आई सी यानी क्रांतिक कोण से छोटा हो, तब तो अपने दूसरे माध्यम में जाएगी। और अगर आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण आई सी के बराबर हो जाए तो आर का मान 90 डिग्री हो जाएगा। और तीसरा मैं ये लिखता हूं, अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो जाए, यानी इस कोण ये जो कोण है ये आई सी से ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो अपना अपवर्तन कोण है ये अपना 90 से ज्यादा हो जाता है। किससे ज्यादा हो जाता है, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। इस कारण ये किरणें जो है वापस से उसी माध्यम में यानी सघन माध्यम में ही लौट आती है, और इस घटना को अपने क्या कहते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन। तो ये अपना हो जाता है पूर्णांतरिक परावर्तन, ठीक है। और मेन इसके अंदर जो बात है वो यही है कि अपवर्तन की सहायता से क्या करवाया गया है, परावर्तन करवाया, ठीक है। तो ये अपना हो जाता है पूर्णांतरिक परावर्तन। तो इसके बाद अपने बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो अपना है वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है और उसके बारे में अपने अब चर्चा करते हैं। अब तक हमने किस किस पर चर्चा की, सबसे पहले हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने अपवर्तन के बारे में पढ़ा, और अभी हमने किसके बारे में अध्ययन किया है, पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में। और अब अपने देखते हैं वर्ण विक्षेपण। ये सब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वर्ण और विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है कलर और विक्षेपण का मतलब होता है विक्षेप आना या मुड़ना या फिर अलग अलग हो जाना। मैं लिख देता हूं अलग अलग हो जाना, ज्यादा सही रहेगा, आपको परिभाषा याद करने में या समझने में ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कलर का अलग अलग हो जाना। तो ये कैसे होता है, तो आपको ये देखना है, जो अपना श्वेत प्रकाश होता है, कैसा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, जो कि अपने को सूर्य से प्राप्त होता है, जब इसको किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है, ये मैं बनाता हूं एक प्रिज्म, ये अपना एक प्रिज्म है, इसमें से जब भी इसको गुजारा जाता है तो ये अपना जो श्वेत प्रकाश है ये 7 रंगों में अलग अलग टूट जाता है। ये देखो जाना चाहिए था इधर, लेकिन यहां न जाकर ये 7 रंगों में टूट जाता है, 1 2 3 4 5 6 और ये लिख देता हूं मैं 7, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 7। अब इन 7 रंगों का क्रम क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है, ये होता है वी, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ वी आई बी जी वाई ओ और आर। विबग्योर का क्रम होता है ये, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, इसमें आर नीचे आएगा ना क्योंकि सबसे ज्यादा, यहाँ लिख देता हूँ वी आई बी जी वाई ओ आर, आर ऊपर ही ऊपर आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब समझना इसको कि जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो वह 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है, यानी उसमें 7 अलग अलग रंगों में वो बिखर जाती है या टूट जाती है। इस घटना को ही अपने क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। और इन 7 कलर का जो अपना क्रम होता है वो अपना क्या होता है, विबग्योर। विबग्योर के बारे में हमने स्टार्टिंग जब इस लेसन की थी तब भी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। विबग्योर में वी का मतलब है वॉयलेट यानी बैंगनी, आई का मतलब इंडिगो यानी आसमानी या जामुनी, बी का मतलब है ब्लू, जी अपना है ग्रीन, वाई है येलो, ओ ऑरेंज और आर रेड। तो अपने ये देखते हैं कि जब ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो इन 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है। इस घटना को हमने क्या नाम दिया, वर्ण विक्षेपण। अब ये टूटता क्यों है इसका कारण भी अपने देखते हैं। तो इसके लिए अपने ये देख सकते हैं, हमने जब लेसन की स्टार्ट की तब मैंने आपको बताया था कि विबग्योर में वी जो है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे कम होती है, और इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अब आपको ये देखना है जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो उसमें विक्षेप कम आता है, विक्षेप क्या होगा, इसमें कम होगा, और इसमें विक्षेप जो है वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। विक्षेप का मतलब होता है मुड़ना या अपवर्तित होना। अब ये प्रकाश किरण यहां जा रही थी, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो ज्यादा है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो विक्षेप कम होगा, विक्षेप कम होने के कारण ये हल्का सा मुड़ेगा, यानी लाल रंग अपना इतना मुड़ा है यहाँ से यहाँ तक, जबकि ऑरेंज थोड़ा और ज्यादा मुड़ा है, येलो और ज्यादा मुड़ा है, इस टाइप से ये और ज्यादा मुड़ते जा रहे हैं। और अपने देखते हैं सबसे ज्यादा कौन सा मुड़ा है, अपने बैंगनी कलर मुड़ा है, रियल में यहाँ जाना चाहिए था
प्रकाश इस साइड जाना चाहिए था, लेकिन सभी कलर जो अलग अलग मुड़े हैं। कारण क्या हो गया, इनकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग है। तरंग दैर्ध्य अलग अलग है तो माध्यम में इनका वेग भी अलग अलग होगा। वेग अलग अलग होने के कारण इनमें विक्षेप भी अलग अलग आएगा। अब जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, विक्षेप उसमें उतना ही कम होता है। लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है तो विक्षेप कम होगा, यानी लाल हल्का सा ही मुड़ेगा। जबकि बैंगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा कौन सा मुड़ता है, अपना बैंगनी कलर मुड़ता है। ठीक है, क्योंकि बैंगनी कलर में विचलन, विक्षेप कह दो या विचलन कह दो या विचलन कोण का मान सबसे ज्यादा किसमें होगा, बैंगनी में, और सबसे कम किसमें होगा, लाल में। यानी बैंगनी कलर सबसे ज्यादा मुड़ेगा, लाल कलर सबसे कम मुड़ेगा, और अन्य कलर भी है वो अलग अलग माप पर मुड़ने के कारण सभी कलर अलग अलग हो जाते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं, अपने वर्ण विक्षेपण। अब जब ये परिघटना सर्वप्रथम देखी गई तो ये सोचा गया कि कहीं ये इस प्रिज्म के कारण तो नहीं हो रहा, यानी सफेद प्रकाश को कलर देने का जो काम है वो कहीं प्रिज्म तो नहीं कर रहा, ये गुण कहीं प्रकाश का न होकर प्रिज्म का तो नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया, दो अलग अलग प्रिज्म लगा करके देखा गया। पहले प्रिज्म ने क्या किया, इस टाइप से इसके 7 अलग अलग रंगों में इसको तोड़ दिया। ठीक है, और दूसरे प्रिज्म ने क्या किया, इन सातों को वापस से जोड़ करके एक में ले गए। ठीक है, अब अपने ये देखते हैं कि अगर प्रिज्म का काम इसको कलर देना होता, यानी प्रिज्म की वजह से अगर इसमें कलर आ रहा होता, तो सेकंड या दूसरा प्रिज्म क्या करता, इन कलरों को और अधिक कलर में वापस से तोड़ता। लेकिन इस प्रिज्म ने क्या किया, इसको वापस से एक सफेद कलर में लेके गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि कलर देने का काम प्रिज्म का नहीं था, कलर किसमें था, कलर वास्तव में श्वेत प्रकाश के अंदर ही था। प्रिज्म ने तो केवल उन कलर को अलग अलग किया है, कलर को दिया नहीं है। ठीक है ना, यानी कलर को उत्पन्न प्रिज्म नहीं करता है, कलर रियल में क्या है, उस श्वेत प्रकाश के अंदर ही मौजूद है। लेकिन सभी कलर एक साथ होते हैं तो अपने को कोई भी कलर दिखाई नहीं देता है। तो इस टाइप से प्रकाश का अलग अलग रंगों में टूटना ही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। और इसी के ऊपर आधारित अपनी घटना होती है इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना, ठीक है, जब अपने बारिश होती है तो उस कंडीशन में जो बारिश की बूंदे जो होती है वो एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है। किसकी भांति व्यवहार करती है, प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है। और वो सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं उनको 7 अलग अलग रंगों में तोड़ देती है, जिसकी वजह से आसमान में अपने को इंद्रधनुष यानी कि रेनबो दिखाई देती है। तो आपसे पूछा जाए कि इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है, ठीक ना, या किस कारण से होता है, तो कारण क्या लिखोगे आप, वर्ण विक्षेपण। तो ये अपना हो जाता है वर्ण विक्षेपण।